कॉन्स्टिट्यूशन के हमने एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया था। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंटली द एक्ट नेम वाज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आई हैव इन्फॉर्म्ड यू नेक्स्ट सीरीज विल बी फॉर दिस चार्टर एक्ट की सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग द चार्टर एक्ट की सीरीज। So what is the meaning of first of all Charter Act? As I have already informed you in the modern history lecture, the meaning of charter, जहाँ पे भी charter word का मतलब आता है, it means इसमें कहीं ना कहीं कोई टाइम की बाउंडेशन है, एक समय की सीमा निर्धारित है। जो भी चार्टर एक्ट की सीरीज आई थी उसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्रीज थे, दे हैव डिसाइडेड इन एवरी 20 years वी विल पास ए पर्टिकुलर एक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट। तो हर 20 साल में एक एक्ट पास किया जाएगा जिसका नाम चार्टर एक्ट होगा। तो इसके बाद जो भी एक्ट देखोगे जो भी चार्टर एक्ट के नाम पे होगा, इस एक्ट के बाद वो डायरेक्ट 20 साल के बाद में होगा। तो ये चार्टर एक्ट फर्स्ट भी इसको बोला जाता है या फिर चार्टर एक्ट 1793 भी बोला जाता है। और जो नेक्स्ट एक्ट होगा इसके 20 साल के बाद यानी कि 1813 में होगा, उसके 20 साल के बाद 1833 में, देन 1853 में, उसके 20 साल के बाद भी चार्टर एक्ट आता। बिकॉज बट वी आर अवेयर अबाउट दिस थिंग कि बीच में क्रांति हुई थी, द फर्स्ट फ्रीडम जो फाइटिंग हुई थी हमारे नॉर्थ इंडिया में, उसकी वजह से ये चार्टर सीरीज की जो चार्टर एक्ट की सीरीज थी वो कहीं ना कहीं ब्रोक डाउन हो गई थी। बट यस, दैट वाज द माइंड ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफ द ब्रिटिश पीपल कि कहीं ना कहीं हर 20 साल में हम चार्टर एक्ट की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट चार्टर एक्ट, और चार्टर एक्ट दैट इज 1793। इस एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है द रेम्युनरेशन एंड द परक्विजिस्ट और द पर्क्स ऑफ द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी कि भारत में जितने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग थे उनकी जो सैलरी थी, उनके जो भी रेम्युनरेशन सैलरी या उनको जो और पर्क्स दिए जाते थे और सुविधाएं दी जाती थी, उसका जो सारा खर्चा है इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी जेब से कर रही थी। बट नाउ दे हैव डिसाइडेड यू आर देयर इन इंडिया, यू आर अर्निंग फ्रॉम इंडिया, यू आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉमर्स इन इंडिया, सो बेटर यू हैव टू टेक व्हाटसोएवर अर्निंग ऑफ योर्स बट फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। आपकी जो भी अर्निंग होगी आपको भारत के ही रेवेन्यू से, भारत के राजस्व से ही दी जाएगी। नाउ दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन से हमारे सोने की चिड़िया लूटी गई। Yes, my dear friends, would be given from the Indian revenue. So whatever the remuneration and the perquisites, this led to the supply of resources from India to England. This is the first thing जिसमें हम बोल सकते हैं whatever the gold mine that actually been called to India, now it has been suffered because of this important act, and now everything which is important provision, important term as we can assert for the India is took by the Britishers, and that's under this provision of first Charter Act that is 1793। इस एक्ट के अंतर्गत में वो इंपॉर्टेंटली भारत की सोने की चिड़िया को लूटने की उन्होंने एक कानूनी तौर पे शुरुआत कर दी थी। तो जो भी रेम्युनरेशन होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, जितने भी यहाँ पे कर्मचारी सरकारी अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, उनका सारा ही सैलरी का फंडिंग का जितना सारा खर्चा है वो भारत के राजस्व से, इंडियन रेवेन्यू से ही दिया जाएगा। दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन, सभी खर्चे निकालने के बाद में व्हाटसोएवर द एक्सपेंसेस दैट इज बीन अकर्ड बाय द company, they have to pay something to the British government. What they have to pay? After all expenses, after made of all expenses, the government need to pay 5 lakh pound annually to the British government. So whatsoever the expenses that is incurred by the British company, that was East India Company in India, so whatsoever the expenses they have incurred in a whole year, after deducting all expenses, they have to give something to the government, that's the British government. In order to pay something in the currency was the pound, so they have to pay 5 lakh in a year. एक साल में 5 लाख पाउंड उनको देने पड़ेंगे। After that they established very important thing that was the माल अदालत। माल अदालत की उन्होंने शुरुआत की, और this is also called as the रेवेन्यू कोर्ट्स। इससे पहले जितने भी क्रिमिनल मुकदमे और सिविल मुकदमे एक साथ एक पर्टिकुलर छत्र छाया में, एक ही अम्ब्रेला के अंडर में देखे जाते थे। बट नाउ फ्रॉम दिस ऑनवर्ड दे हैव क्रिएटेड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट आई विल से अमेंडमेंट इन द जुडिशियल प्रोसीजर। नाउ जुडिशरी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 different cultures. One culture will take care of normal judiciary function, another will take care for the civil judiciary function. Civil judiciary function, as earlier it was called as the revenue courts. रेवेन्यू कोर्ट जितना भी सारा मुकदमा है जो कि आपका सिविल का है, जिसमें रेवेन्यू कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन है, वो सारा मुकदमा कहां पे जाएगा? वो जाएगा रेवेन्यू कोर्ट्स में, यानी माल अदालत में जाएगा। एंड इट सेपरेटेड बोथ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशरी फंक्शन ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, उन दोनों के 2 फाड़ कर दिए। दोनों अलग अलग कोर्ट में अब उनको पेश में संज्ञान में लिया जाएगा उस समय के न्यायाधीश द्वारा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट हैज बीन ग्रांटेड अंडर चार्टर एक्ट 1793 में दिया गया था, दे ग्रांटेड लाइसेंस टू द बोथ इंडिविजुअल्स
एंड द कंपनी, अगर कोई इंडिविजुअल भी भारत में ट्रेड करना चाहता है बट फॉर द पर्टिकुलर थिंग, उसको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, दैट लाइसेंस नेम्ड एज द प्रिविलेज ट्रेड, यानी कि उसको प्रिविलेज दी जाएगी टू ट्रेड इनटू द ओपियम। भारत से ओपियम की खेती में ट्रेड कर सकता है, शिपमेंट में ट्रेड कर सकता है टू द चाइना ओनली। चाइना से शिपमेंट में अगर ट्रेड करना चाहता है, यानी पानी के रास्ते जहाज में रख के ओपियम को चाइना में बेचना चाहता है और उसका रेवेन्यू का कलेक्शन कमा के टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है। वो इंडिविजुअल भी कर सकता है और कंपनी भी कर सकती है, बट दोनों को लाइसेंस कंपनी से यानी ब्रिटिश कंपनी से लेना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू टेक द लाइसेंस दे हैव टू पे hefty important collection of money, उनको एक बहुत मोटा पैसा भी कंपनी को देना पड़ेगा। सो बाय हुक और बाय क्रूक all the money gone in India now into the pocket of British government। जितना ही पैसा भारत में राजस्व के द्वारा कमाया जा रहा था कंपनीज के द्वारा, वो सारा किसकी जेब में चला गया? ब्रिटिश सरकार की जेब में चला गया। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद में हर 20 साल में इसकी ऑडिट होती थी। 20 साल में ऑडिट में देखा जाता था क्या क्या खामी रही और किस किस खूबी के ऊपर में आगे बढ़ा जा सकता, खामी को पूरा किया जा सकता था, और किया गया आने वाले एक्ट्स में। और उनमें कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और प्रोविजन किए गए और धीरे धीरे इंडिया को पूरी तरह से एक मॉनेटरी पावर बनाने के साथ में दे आल्सो मोनोपोलाइज्ड, इसको एक अधिकार में अभी आपने साथ में सत्ता में ले लिया। वी विल सी इन द नेक्स्ट चार्टर एक्ट सीरीज। टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।